अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। इस सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स में हमने लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात की है। वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसके बाद इस्लामिक बैंकिंग पर हमने इनके प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की जो कि कंज्यूमर बैंकिंग में है, रिटेल बैंकिंग में है, कॉर्पोरेट साइड पर क्या प्रोडक्ट्स हैं, डिपॉजिटर्स के लिए क्या बेनिफिट है और शरिया इन सब चीज़ों को क्यों अप्रूव करता है अगेंस्ट कन्वेंशनल बैंकिंग। आज का हमारा जो एपिसोड है वो स्पेशल एपिसोड है, लाइव हम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग हमें कॉल कर सकें और अपनी जो क्वेरीज़ हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से या कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं या कोई अपना थॉट शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 0900 666 66 पर। ये नंबर जो है आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। उससे पहले जो है हम आपकी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस अपने ईमेल के ज़रिए लेते रहे हैं और हमारे यहाँ जो मेहमान होते हैं इस्लामिक बैंकिंग पर बात करने के लिए उन्होंने आपके सवालात के जवाबात भी दिए हैं। तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा लाइव कॉल्स के थ्रू। कॉल कीजिए 0900 666 66 पर। और जो आज पैनल पे हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ। डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब शरिया एडवाइज़र हैं मीज़ान बैंक के। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे दूसरे गेस्ट अहमद अली सिद्दीकी साहब, EVP प्रोडक्ट डेवलपमेंट शरिया कंप्लाइंस मीज़ान बैंक। पहले भी काफ़ी सारे एपिसोड्स में ये हमारे साथ मौजूद रहे। अहमद अली सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे आज के तीसरे गेस्ट हेड ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीज़ान बैंक मोहम्मद रज़ा साहब। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा साहब यकीनन जो है लोगों की क्वेरीज तो होंगी, लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन है या एक जनरल क्वेरी इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में, वो ये है कि वन गोज़ टू एन इस्लामिक बैंक, चाहे वो एज ए डिपॉजिटर जाता है या एज अ बोरोवर जा रहा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता बिटवीन कन्वेंशनल बैंकिंग। उनकी प्रेजेंटेशन में, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की प्रेजेंटेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अक्सर कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं, उसमें बड़ी थिन लाइन होती है जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन इस्लामिक सिस्टम के अंदर आने के लिए या फिर कन्वेंशनल होने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी ये जो बात है ये अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं और उनकी क्वेरीज भी होती हैं कि ये बिल्कुल एक कोई दोनों डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, जबकि बुनियादी तौर पर जो इस कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग में जो असल फ़र्क है वो ये है कि एक हलाल है और एक हराम है। अगर उस कन्वेंशनल में से उस हराम के फैक्टर को निकाल दिया जाए तो वो फिर सही हो जाता है जी। लिहाजा अगर प्रेजेंटेशन अगर उसकी सही है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें से जो बुराई है वो आप निकाल दें तो वो सही हो जाती है। लेकिन उमूमन लोगों का ख्याल ये होता है कि कोई बिल्कुल एक कोई डिफरेंट चीज़ हो, लेकिन अगर आप कोई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ अगर लोगों के सामने पेश करें तो अक्सर लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। लोग तो इस हद तक जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब हम जाएंगे तो वहाँ पे जो लोगों का लिबास होगा वो भी पाकिस्तानी होगा या थोड़ा इस्लामिक तरीके से होगा। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोट या टाई पहना हो। जी इमरान साहब। हाँ, ये लिबास के मामले में तो शरीयत में गुंजाइश है और कि कदा शलवार कमीज़ बेशक हमारा कौमी लिबास है, लेकिन बहरहाल जो दूसरा लिबास है उसके अंदर भी अब ये खालिसतन अब ये कहना कि भाई काफिरों का लिबास बन गया है ये, तो इसमें अब तो एक इंटरनेशनल एक प्रोफेशनल एक लिबास बन चुका है। लिहाजा अगर इसको इख्तियार करता है कोई और बहरहाल अलबत्ता शलवार कमीज़ भी इस्तेमाल करता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। सही है। हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं, कराची से कॉल कर रहे हैं फयाज। अस्सलाम वालेकुम फयाज। अस्सलाम वालेकुम फयाज। जी फयाज, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह जोड़िया बाजार वगैरह में बिजनेसमैनों की प्रैक्टिस है कि वो जब गुड्स सेल करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी अगर आप एक मंथ में पे कर देंगे तो प्राइस होगी फर्ज करें 1000 रुपए। सही है। लेकिन अगर आप एक महीने के बाद पे करेंगे तो प्राइस होगी 1100 रुपए। सही है। तो क्या ये इस्लामिक शरिया में अलाउ है? ठीक है, शुक्रिया फयाज साहब सवाल पूछने का। ना स्पॉट पेमेंट के हवाले से बात करें, कौन जो है आप में से जवाब देगा? जी देखिए, इसमें शरीयत का एक उसूल है, वो ये है कि जब भी ट्रांजैक्शन कोई की जाए, कोई भी ख़रीदो फरोख्त का मामला किया जाए तो प्राइस फ़िक्स हो जानी चाहिए, मुतय्यन हो जानी चाहिए। अगर प्राइस वेरिएबल रहेगी तो शरीयत की रूह से ये गरर कहलाता है, जिसको या जहाला भी कहते हैं अरबी में इसको, तो ये नाजायज़ होता है। लेकिन अगर आप इब्तिदा में पूछें, मिसाल के तौर पे ये पूछें कि तुम पेमेंट किस वक्त करोगे, वो कहता है कि अगर 6 महीने में करूँगा तो मिसाल के तौर पे 1000 रुपये, और अगर 8 महीने में करूँगा तो 1200, और अगर
और अगर 10 महीने में करूंगा तो 1300 जी। लेकिन उससे पूछें कि भाई फाइनली आप ये बता दें कि कब तक पेमेंट कर देंगे आप, तो कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे मैं 10 महीने में पेमेंट कर दूंगा, तो फिर प्राइस डन हो गई 1300 रुपये। लेकिन इस तरह डन हो जाए कि वो अब फिक्स हो जाए कि वो अब तब्दील ना हो सके, वेरिएबल ना हो, पीरियड तब्दील ना हो। जी हाँ, अगर मिसाल के तौर पर फिर भी अगर वो 10 महीने में अदा ना कर सके तो फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा उससे मजीद प्राइस के तौर पर ना ले। क्या वजह है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है? मेरे ख्याल से वो तो इस्लाम में नहीं जायज है। नहीं, इसमें ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बड़ा लोग सवाल करते हैं कि आया टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इस्लाम में कंसीडर किया गया या नहीं किया गया। इसका उसूल ये है कि इस्लाम में बास ट्रांजैक्शंस के अंदर एक्सेप्ट किया गया, बाद में नहीं किया गया। कर्ज की ट्रांजैक्शन के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा। लेकिन सेल ट्रांजैक्शन के अंदर या मुशारका के अंदर या मुदारवा के, आप जितने ज्यादा अरसे तक शरीक रहेंगे उतना ज्यादा अरसे तक प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो ड्यूरिंग द पीरियड टर्म चेंज नहीं हो सकता। जी हाँ, वो चीज। अच्छा, मिसेस फैसल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस फैसल बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल करेंगे आप? मेरे दो सवाल आते हैं। एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट बोरोइंग करे इस्लामिक प्रोडक्ट के थ्रू या इस्लामिक सुकूक के थ्रू जी, तो क्या इसको शरिया अलाउ करेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करना? ठीक है। दूसरा ये सवाल है कि अगर कोई डिपॉजिटर पैसे देता है जो कि जिसकी हलाल अर्निंग नहीं है, तो क्या इस्लामिक बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा या उनका कोई ऐसा तरीका है उसको स्क्रीन करने का? मतलब कोई डिपॉजिटर है जिसकी अर्निंग या इनकम हलाल नहीं है, क्या वो भी पैसा रखवा सकता है और इस्लामिक बैंक उसको किस तरह जो है स्क्रूटनाइज करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सवाल करने का। यूज करेगा क्या एडवांसेस के अगेंस्ट या लेंडिंग के लिए इस्लामिक पर्पसेस के लिए, क्या ये शरिया अलाउ करता है? ठीक है। और पहला सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे जी, आपका सवाल समझ लिया है हम। आप जो है इसका जवाब सुन लें। जी, एक तो गवर्नमेंट बोरिंग ने वैसे ही आजकल नाक पे दम किया हुआ है। ये कह रही है अगर सुकूक के जरिए बोरो किया जाए कोई इस्लामिक प्रोडक्ट के तो वो जायज़ है कि नहीं? जी अहमद साहब। देखें, जो गवर्नमेंट अगर बोरो करती है या गवर्नमेंट फंड रेजिंग करती है सुकूक के इस्लामिक तरीके से, तो ये तो बिल्कुल जायज़ तरीका, बल्कि हमारी कोशिश हम चाहते भी हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस्लामिक तरीके से बोरिंग यानी अपनी फंडिंग को फाइनेंसिंग, अपनी ज़रूरत को फाइनेंस करे। उसमें होता क्या नॉर्मली कोई एसेट होता है, एसेट का या तो रेंट एग्रीमेंट है या मुशारका है, और उसमें जो बेहतर चीज़ ये है कि जब इस्लामिक तरीका अडॉप्ट किया जाता है मुशारका का, इजारा का या डिमिनिशिंग मुशारका का, तो उसके अंदर जो फंड यूटिलाइजेशन बहुत क्लियर होती है कि आप एक एसेट खरीद रहे हैं उसके पीछे, और एसेट या अगर कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो लाजमी है कि वो प्रोजेक्ट बने, तो उसके अंदर जो लीकेजेस का एलिमेंट होता है वो काफ़ी ख़त्म हो जाता है। और इसमें इस्लामिक बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आम आदमी भी कर सकते हैं। रज़ा साहब, जो दूसरा सवाल है, डिपॉजिटर अगर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम गलत है, वो हलाल इनकम नहीं है, वो डिपॉजिट करवाने आता है, आप उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं? आप क्या उससे पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया है, आपका बिजनेस क्या है? और सेकेंडली, क्या उस पैसे को एडवांस के तौर पे किसी और को लेंड करना हलाल है? देखिए जी, अगर हमें ये पता चलता है कि किसी का सोर्स ऑफ इनकम टोटली हराम है और उसने जो पैसा हमारे पास रखा है उसमें कोई भी हलाल पॉइंट नहीं है, तो फिर तो उसे इस्लामिक बैंक नहीं ले पाता। लेकिन अगर ये होता है कि वो कुछ हलाल पोर्शन उसमें शामिल है, तो हम ये अज्यूम करते हुए कि वो हमारे पास वो हलाल पोर्शन किस तरीके से आप लोग पूछते हैं? मतलब वो तो कुछ भी कह सकता है, वो क्यों बताएगा आपको कि वो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है? देखिए, बज़ाहिर अगर एक शख्स की आमदनी, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो जुआ खेलता है या कोई शराब खाने में काम करता है, या ऐसा काम है जिसमें कोई भी हलाल का उनसर हो ही नहीं सकता, सही है, ठीक है ना, टोटली 100% अगर वो बैंक की नॉलेज में है तो बैंक नॉलेज में है तो फिर हम नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर हमें ये पता है कि उसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें हलाल का एलिमेंट है, तो फिर वो इस्लामी बैंक में आ सकता है। डॉक्टर साहब, इसका जवाब आपने मेरे ख्याल से पिछले प्रोग्राम्स में दिया था कि लेंडिंग साइट पर आप लोग ज़्यादा जो है मॉनिटरिंग करते हैं। इसका सिंपल जवाब यह है कि देखिए, इस्लामी बैंक जो है ना, वो एक इस्लामी बैंकिंग क्या है, तिजारत है। जैसे आपने एक दुकान खोल ली, ठीक है, आप चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह इस्लामी बैंक भी दरहकीकत सेल करता है, किराए पे देता है, ये सब चीज़ें करता है। तो जब आपसे कोई, मिसाल के तौर पे आप दुकान खोल के बैठे तो आप उससे पहले पूछते हैं, जब ये तुमने जो सामान खरीदा है तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आए? सही है, दुकानदार नहीं पूछता ये सवाल, नहीं पूछते। तो ये इस्लामी बैंक भी दरहकीकत एक ट्रेडिंग हाउस है, तो आप उससे ये मुकल्लफ नहीं है शरन कि आप हर आदमी से पहले पूछे भाई तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है, अलबत्ता ये कि अगर आपको पहले से पता है कि एक हराम चीज़ है, 100% आपको पता है कि ये हराम पैसा है, बिल्कुल नाजायज़ आमदनी है, फिर तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको शरीयत भी मुकल्लफ नहीं करती, आपको ऑब्लाइज नहीं करती कि आप जाके पहले से तहकीकात करें। कोई दुकानदार नहीं पूछता जब उसके पास कोई कस्टमर आता है, तो इस तरह इस्लामिक बैंक को भी ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर उनके नॉलेज में है तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।